रिफ्रैक्शन में हम स्टडी करेंगे बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली, व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम, जो जब उसको हम ऑब्लिकली पास करते हैं। ऑब्लिकली का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, जब हम उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम उसको पास करते हैं तो वो क्या होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी लेकिन अपने पाथ को चेंज कर लेगी। और ये होता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय उस लाइट की स्पीड में चेंज आता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, आप लोगों ने छोटी क्लास में स्टडी किया होगा 8th में या 7th में, वो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है 2 × 10⁸। अप्रोक्सीमेट स्पीड यही होती है, डिपेंड ऑन द ग्लास टू ग्लास, किस तरह का ग्लास है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा चेंज आया स्पीड में। अब अगर स्पीड में इतना ज्यादा चेंज आएगा तो उसके पाथ में भी चेंज आएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे पता लगता है कि कब डायरेक्शन चेंज होगी और किस डायरेक्शन में वो बेंड करेगी या अवे जाएगी, तो वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जैसे हम नेचुरल मैटर्स को हम स्टडी करते हैं उनकी डेंसिटी से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी से। जैसे हम सब जानते हैं कॉटन की डेंसिटी आयरन के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, कॉटन हल्का होता है और आयरन भारी होता है। तो ऐसे ही जो ऑप्टिकली चीजें होती हैं जिनमें से लाइट पास करती है, वो जैसे कि ग्लास, वाटर, केरोसिन ऑयल, डायमंड, ये सारे जो हैं इनमें से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर सकती है। उनको बोला जाता है ऑप्टिकल मीडियम्स। या तो वो ऑप्टिकल मीडियम डेंसर होगा और या वो ऑप्टिकल मीडियम रेयरर होगा। डेंसर का मतलब होता है जिसमें जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। अभी आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। जिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होते हैं। या अगर इनको हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। अनिरुद्ध म्यूट करो बेटा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हो जाएगी वो आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर मीडियम, तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। अब अगर कंपेयर करें कि सर कोई एग्जांपल दो कि कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है, तो मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं आपको। रेयर मीडियम में आप एयर ले सकते हैं, वैक्यूम ले सकते हैं, और डेंसर मीडियम में अगर मैं सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम की बात करूं तो वो होता है डायमंड। डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उससे पहले होते हैं ग्लास। अलग अलग वैरायटी के ग्लास होते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी डेंसिटी कितनी, क्योंकि हर ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। जो मैंने ऊपर लिखी है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये होती रहती है। तो अभी तक ये समझ में आ गया व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर एंड व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बताइए, पहला पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई डाउट करता? अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकली रेयर में और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कैसे लाइट ट्रेवल करती है। तो बेटा सर ने आपको एग्जांपल दिया था रेयर में। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ग्लास है वो हमेशा डेंसर रहेगा। अगर आप उसको डायमंड से कंपेयर करेंगे तो ग्लास रेयर बन जाएगा और डायमंड डेंसर बन जाएगा। कंपैरिजन टू वन मटेरियल टू सेकंड मटेरियल कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। अगर एक बंदा आपका कम हाइट का है
और दूसरा बंदा जो है हम उसके साथ खड़ा करते हैं वो उससे भी कम हाइट का है, तो वो क्या होगा, जो पर्सन ए है वो लार्जर हाइट का हो जाएगा, ग्रेटर हाइट का हो जाएगा। तो ऐसे ही डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल कंपेयर करने के बाद पता लगती है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वैक्यूम ज्यादा ऑप्टिकली रेयर होगा या एयर? बताइए, वैक्यूम ज्यादा ऑप्टिकली रेयर होगा या एयर? बताइए, वैक्यूम में अगर लाइट ट्रेवल करेगी वो ज्यादा रेयर मीडियम है या एयर ज्यादा रेयर मीडियम है? वैक्यूम। वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में एयर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली जगह है। तो वैक्यूम इज मोर रेयर देन एयर, लेकिन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2.98 के आसपास होती है, इंटू 10 की पावर 8 सॉरी, और उसके अंदर होती है 2.99। लेकिन डिफरेंस तो है ना, देयर इज अ डिफरेंस, चाहे कम डिफरेंस हो, डिफरेंस तो है। एक मिनट, यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ गया कौन सी चीज डेंसर है, कौन सी चीज रेयर है। अब अगर एयर और ग्लास में से सर बात करें, एक एग्जांपल लें सर एयर और दूसरा एग्जांपल लें सर ग्लास, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंसर है बताइए? सर ग्लास। 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 और मैं ग्लास। एग्जांपल लूं बेटा ग्लास और लूं वाटर, आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंसर लग रहा है? ग्लास। ग्लास। वाटर नहीं होता, ग्लास। ग्लास होता है ज्यादा डेंसर। ग्लास की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आपको डेंसिटीज के बीच में तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डेंसर मीडियम की ज्यादा होती है, ठीक है। रेयर मीडियम में से अब देखो, ये जो लाइट रे गई है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दिस इज अ नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली जो अभी ये वाली है, दिस इज अ इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे को हमने रेयर से डेंसर मीडियम में डाला, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो लाइट रे है क्या हो रही है, ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल। एंगल जो होता है हमेशा नॉर्मल के साथ होता है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे हमें यहाँ पे पता चला, इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम। देखिए बेटा, ये पूरा चैप्टर जो है फिजिक्स इनफैक्ट बहुत ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि कब कहां से छोटा सा कोई चीज आप पूछी जाए, क्या पूछा जाए, किससे रिलेटेड हो, तो वो आपको तभी आपको याद था। हर चीज आप दुनिया के सारे एग्जाम्पल नहीं याद कर सकते, लेकिन कंसेप्ट पता हो तो आप एग्जाम्पल उससे कंपेयर कर सकते। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी कोई लाइट रे एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम, then the incident ray becomes the refracted ray. So refracted ray bends towards the normal, refracted ray नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। अब इसका दूसरा केस देखें आप, अब उल्टा, जब इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम से एंटर करती है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सपोज करो डेंसर मीडियम हमने यहाँ पे ले लिया ग्लास, जब इंसिडेंट रे ग्लास से एंटर कर रही है और एयर में जा रही है, बाहर जा रही है, ग्लास के अंदर से बाहर जा रही है, तो ये क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द बेंड्स अवे फ्रॉम द Away नॉर्मल। from इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में क्या नजर आ रहा है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये नोट्स मेरे को अभी 1-2 दिन लगेंगे कंप्लीट करते हुए, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा पूरे 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम।
तो जब तक आप विद द हेल्प ऑफ वीडियो आप अपना काम जरूर कंप्लीट करें। वीडियोस में ये सारे नोट शेयर हो ही रहे हैं अभी, तो आप लोग अपना काम साथ के साथ अपनी नोटबुक में कंप्लीट जरूर करें। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो दोनों कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए, कुछ पूछना है? Yes, sir. यस पलक, Yes, sir. पलक बोलिए। सर ओब्लिकली का मतलब क्या होता है? ऑब्लिकली मतलब बेटा किसी भी एंगल से जाना। ओके। ठीक है, अब लास्ट लाइन एक लिखी हुई है, आप देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी जैसे कि मैंने बताया, कॉटन की डेंसिटी आयरन से कम है, वुड की डेंसिटी आयरन से कम है। इतना सा टुकड़ा वुड का ले लो, लकड़ी का, और इतना सा टुकड़ा लोहे का ले लो, कौन भारी होगा दोनों में से? ये आयरन है और ये वुड है। आयरन इज मोर हेवियर, तो इसका मतलब आयरन की डेंसिटी ज्यादा है वुड से। तो मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो इन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, उससे कभी भी कंपेयर मत करो। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इसको जरा समझने के लिए 1 मिनट दीजिए मुझे। देखो बेटा, इस वाले एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने लिया एक ग्लास स्लैब। हमने लिया यहाँ पे एक ग्लास स्लैब, देख रहे हैं आप? हमें बनाना है यहाँ पे एक नॉर्मल, तो सर ने यहाँ पे ये रेड कलर से बनाया नॉर्मल। दिस इज अ नॉर्मल, ध्यान से समझिएगा आप। मैं उसके थ्रू भी समझा सकता था, लेकिन उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता। अब मैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ रे, या इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई विल ड्रॉ विद येलो कलर। ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ इंसिडेंट रे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है आप लोगों को कि बेटा ये हम मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं एयर, इस मीडियम को हम मान लेते हैं ग्लास। मैंने बताया था ना, आई एम यूजिंग अ ग्लास स्लैब, और वापस किस में जाएगी? एयर में जाएगी। तो बताओ ये कौन सा मीडियम है स्टूडेंट्स? रेरर। Rarer. Medium. कौन सा मीडियम है? डेंसर। Denser. और ये कौन सा मीडियम है? Rarer. ठीक है, अब सर ने क्या बताया था, लाइट रे, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मार्क कर लें, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों ये नॉर्मल है, रेड कलर वाली रे नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ कौन सा है? ये सॉरी, कौन सी रे है? ये रे ऑफ Incident. अब ये रे जो है ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल। पूरी देखो बेटा, हमने इसको म्यूट कर लो बेटा, जिसको पिछले आवाज आपकी बाउंस बैक हो रही है। ये आपका बेटा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो इस केस में आप देखें, ये जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, ये एक्चुअल में इस रे को जाना चाहिए था कुछ ऐसे। ध्यान से समझिएगा सर क्या समझाने जा रहे हैं। मैं डॉटेड लाइन नहीं बना सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस रे को एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, जैसे ये सर ने बनाया, देखा आपने? इस तरह जाना चाहिए था रे को। ब्लैक वाली जो मैंने रे बनाई है, ये जाना चाहिए था, लेकिन गई कैसे? येलो कलर वाली रे, बिकॉज इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इसको अब क्योंकि सरफेस हो गया चेंज, अब एक नया नॉर्मल बनेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहीं नॉर्मल बनता है। सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल फॉर द सेकंड सरफेस। अब ये जा रही है ग्लास से एयर। अब हमने क्या सीखा था? अब ये बन गया आपका Bends away from the normal. Away from the ये normal. बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए। अब ये जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हैं आप? Normal. ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है। ये नॉर्मल है, ये पुराना वाला नॉर्मल है, ये नए वाले सरफेस का नॉर्मल है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस वाले एंगल को जब वो दोबारा रेरर से डेंसर जाए, डेंसर से वापस रेरर में आ जाए, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है जी। और ये जो रे आपने बनाई है, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे।
इस रे को किस नाम से जाना जाता है? एमर्जेंट रे। Emergent ray. ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गया सारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्शन कम हो गया। अब एमर्जेंट एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्शन से ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा। बताइए। More. मोर होगा, ज्यादा होगा। उसका रीजन देता हूं तुम्हें, जरा ध्यान से देखना। अब सर ने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया क्योंकि बाहर जाते समय ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2 आर पैरेलल टू ईच अदर because two lines which are perpendicular on the same medium are parallel to each other. दो लाइन जो सेम मीडियम में परपेंडिकुलर होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं ना बेटा, नॉर्मल। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसको एंगल 1 मार्क करूं, ये R1 मार्क करूं, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? R2। तो इसका मतलब एंगल R1 जो है एंगल R2 के इक्वल है। इस केस में ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल नहीं होगा, ध्यान देना जरा। अब एक्चुअल में रे को कैसे जाना था? एक्चुअल में जो रे को जाना था वो ऐसे जाना था। अब जरा ध्यान से देखो, अब नई चीज बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में ये ग्रीन कलर से है, ये रे को जाना था ऐसे सीधा। अगर ये कहीं से भी बेंड ना होती तो जो सर ने जो ग्रीन, आपको येलो कलर वाली रे अच्छे से विजिबल है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. अब इस लाइन को जाना कैसे था? अगर ये बेंड ना करती तो ये ग्रीन पाथ फॉलो करती, पाथ फॉलो करती। तो अब देखो Yes, जो, sir. लेकिन क्या हुआ? ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब देयर इज अ चेंज इन द पाथ। सो ये जो पाथ का जो चेंज हुआ है, ये जो गैप है, इसको मैं x मार्क करता हूं या मैं इसको l मार्क कर देता हूं। मैंने क्या मार्क किया? l। अब ये जो l है इसको हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना, हर वर्ड को जरा ध्यान से सीखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। टीचर क्या पता आपको इनकम्प्लीट डायग्राम्स बना के दे और उसके नाम पूछे, लेबलिंग करने के लिए बोले। तो ये गैप जो बना, ये गैप क्या हो गया बच्चों? येलो और ग्रीन के बीच में, बताओ। Lateral displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब एक नई बात और बताता हूं। ये जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे जो ओरिजिनली जाना चाहिए था, और जो इमर्जेंट रे होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है हमेशा। दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल बनेंगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। यस बेटा बोलिए। सर इसको आपने इमर्जेंट रे क्यों मार्क करी है सर? वो मुझे समझ में नहीं आया। बेटा जो येलो वाली है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। जब वो किसी डेंसर मीडियम से दोबारा से रेयर मीडियम में बाहर आती है तो दिस रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। ये आपकी बेटा इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो है आपकी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड मत लिख देना कभी भी, रिफ्रैक्टेड रे है। 3 rays are there. First one is the incident ray, second one is the refracted ray, and the last one is the, कौन सी रे हो गई? Emergent ray. एमर्जेंट Emergent रे। तो ये आपकी इमर्जेंट रे है, और जो इमर्जेंट रे है हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल आएगी। एंड द गैप बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज Lateral displacement. ठीक है, बोलो निहालिका। Sir, I'm not able to understand how is R1 equals R2. बेटा N1 is parallel to N2. Yes, sir. Then this yellow line, the refracted ray, is a transversal. Yes, sir. And what are alternate angles? Equal. Okay, okay, sir. ठीक है। अब एक नई बात, लास्ट बात, खत्म हो गई सारी बातें। सोच रहे होगे सर एक एक करके हमें बेवकूफ बनाई जा रहे हैं, इतनी सारी बातें बता रहे हैं। तो ये लास्ट बात है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल बनता है? इमर्जेंट एंगल के इक्वल बनता है। ये भी डेरिवेशन है पूरी, लेकिन अभी कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सारी चीजें सर ने ऊपर डायग्राम में बना रखी है। ऊपर आ जाते हैं वापस हम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, थोड़े से कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये देखें, स्क्रीन शेयर हो रहा है अच्छे से आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखें, सबसे पहली जो है, इसमें नाम गलत आ गया है। ये जो सबसे पहली है, दिस इज अ नॉट अ रिफ्रैक्टेड रे। इसको करना आप लोग कौन सी रे बोलेंगे?
Incident ray. Incident ray. Incident ray. इसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये वाली आपकी इंसिडेंट रे होगी बेटा, और ये वाली जो होगी आपकी, ये वाली जो लिखी हुई है, दिस इज अ Refracted ray. Refracted ray. और ये देखो डी क्या मार्क किया सर ने, लेटरल Lateral displacement. displacement. और ये जो Lateral R1 है, displacement. ये जो R1 है ये I2 के इक्वल हो जाएगा, R1 इक्वल टू I2, alternate interior angles are equal because normal one is parallel to normal 2, I2 is not equal to E, लेकिन एंगल I1 जो है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला वाला जो है that is equal to angle Is of equals to E. E, emergent एंगल के इक्वल है। तो ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया, बना लेंगे। टीचर आपको सिर्फ हेडिंग देगी, ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो आपको ये पूरा रे डायग्राम बनाना है। क्लियर है, बना लेंगे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। देखो अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जरा स्टेटमेंट रीड कर लो। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो ये बात सर आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। ये बात मैंने बताई है, स्टेटमेंट में लिखी हुई है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स बच्चों। पहला फैक्टर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता लगता है कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस वेट करो नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास में आपको लॉज में पता लग जाएगा। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते थे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसकी क्या ज्यादा होती थी, जिस मटेरियल नो रेजिस्टेंस, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती थी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होती थी, वो बैड कंडक्टर होता था। इंसुलेटर्स हैव द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को। तो ऐसे ही लाइट के अंदर जिस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है वो लाइट को जल्दी से, आसानी से, तेजी से पास होने नहीं देता है। और दूसरा डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब में। कोई एक बंदा बोलेगा, सुनिए मेरी बात बेटा, कोई एक बंदा बोलेगा कि सर आपने बोला था कि एक ग्लास स्लैब जो है उसके अंदर स्पीड जो है वो 2 × 10⁸ है, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे अंदर इस वाले ग्लास स्लैब के अंदर तो सर ये वैल्यू सिर्फ 1.5 × 10⁸ आई है, आपका तो गलत था आंसर। तो बताओ उस स्टूडेंट के आंसर में फर्क क्यों आया, बताइए। Because the wideness of the slab has increased. thickness. Yes, because the thickness of the slab has increased. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक मटेरियल, जैसे आपने जब रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को वेरीफाई किया था तो आपने एक स्टेटमेंट लिखी थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखा था ना साथ में। तो ऐसे ही जब आप Yes, sir. ये जो वैल्यूज निकली हैं एक पर्टिकुलर थिकनेस से रिलेटेड साली निकाली गई है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, अगर आप इनकी थिकनेस डबल करते जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी रेशियो से चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फर्क पड़ता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, ज्यादा बनती रहती है और ज्यादा गैप आता रहता है। ठीक है बेटा, दो बातें समझ में आ गई आपको। आज देखो लास्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है, क्या कभी अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते थे? आई एम सेइंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते थे, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, पहला लॉ यही बोलता है। लेकिन क्या कभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल हो सकते हैं? रिफ्रैक्शन, आई एम सेइंग रिफ्रैक्शन, यस No, sir. No, sir. नो, हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। ये सामने आपके केस है, जब आप लाइट रे को परपेंडिकुलर फॉल करो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है नॉर्मली। 90 degree. देखो रीड द स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ मैंने, व्हेन द लाइट रे गोज नॉर्मली Normally. एंड नो डिफ्लेक्शन अकर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। व्हाई आई एम सेइंग नॉर्मली? बिकॉज द लाइट रे इज फॉलिंग ऑन द
नॉर्मल। राइट रे कहाँ फॉलो कर रहा है? नॉर्मल के ऊपर, पाथ के ऊपर जा रहा है ना। ये नॉर्मली तो होता है सीधा एकदम ग्लास स्लैब के ऊपर। अगर इसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर डालोगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक जैसे पाथ पे चलती रहेंगी और इमर्जेंट रे भी एक ही पाथ पे जाता रहेगा। और हमने पढ़ा था भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ निकाला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ निकाला जाता है। लेकिन अगर ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, तो एंगल आई कितना हो गया? 0। Zero. एंगल आर कितना हो गया? 0। Zero. This is the only one case. This is the only one case when the angle of incidence is equal to angle of reflection equal to 0. ठीक है, तो ये गलती मत करना, only one case. ओके, कुछ और पूछना है किसी को? कुछ पूछना है यहाँ तक? यस बेटा बोलिए। सर जैसे इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 0 हो गया, तो इसके अलावा भी कोई और केस होता है जिसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है? नहीं नहीं बेटा, दिस इज द ओनली केस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द ओनली एंड ओनली केस। ठीक है, ओके सर। हाँ यस आदित्य बंसल, कुछ और पूछना है? Sir, my doubt is clear. नेक्स्ट हेडिंग इज, जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस होता है जहां पे वो मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको इंटरफेस बोला जाता है। इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, आई यूज अ वर्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन कभी ओपेक मीडियम में होगा क्या? कैन यू सी द फिनोमिना इन केस ऑफ वुड? वुड के केस में आपको फिनोमिना sir. कभी नहीं दिखाई देगा, उसके लिए It is an आपको opaque object. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये बात हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ आता है, अब ये ध्यान से पढ़िएगा, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इस लॉ को नाम दिया गया स्नेल्स लॉ। एक्चुअली में ये फिजिक्स के ऊपर ही उसी के नाम से बना है, स्नेल्स लॉ। उसने एक ऑब्जर्वेशन किया। अब आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में आपको चीजें पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई थी, कॉस थीटा, याद आया? कुछ वर्क एनर्जी में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था बेटा कॉस 90 की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है। जब आपको 3 केसेस करवाए थे, पुलिस कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, याद कुछ कर, याद करो। Yes, sir. W इक्वल टू F इंटू F कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा होता है, ऐसे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उनमें से सेकंड वन होता है साइन थीटा। कौन सा होता है? साइन। या इस साल हम पढ़ने वाले हैं सारे, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है साइन थीटा। तो स्नेल्स लॉ ने बोला द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कहीं पर भी एक पाथ से, ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, अगर आप इनकी रेशियो लो साइन के साथ, साइन वाली रेशियो में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एंगल की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू 33 डिग्री बन रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 28 डिग्री बन रही है, तो हम वैल्यू लेंगे साइन 33 डिग्री अपॉन में साइन 28 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू एक आएगी, उसको हमने मार्क कर दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड इसलिए मार्क किया क्योंकि ये आप एंगल कहीं भी डालो, किसी भी एंगल से आप इसको चेंज कर दो, आप 33 की बजाय 35 डिग्री कर दो, उसी रेशियो से ये एंगल भी कम या ज्यादा हो जाएगा और आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। जैसे v बाय आई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट r। ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू, जब आप ऊपर की वैल्यू चेंज करते हो तो नीचे की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी और उसके बाद जब आप डिवाइड करोगे, उनकी रेशियो निकालोगे, वो आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर अभी आंसर आपका x आया है तो नेक्स्ट टाइम आप जब आंसर निकालोगे तो भी आंसर अप्रोक्सीमेट x ही आएगा, एंगल उतना ही बनता है, रेशियो उतनी ही बनती है। तो दिस इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। अब हम इसको रीड करते हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is a constant for a light of given color
and for a given pair of media. Here I use the word given color. क्यों भाई, ऐसा क्यों मैंने गिवन कलर क्यों किया? अब दूसरा एक और शैतान बच्चा था, अब उसने बोला, आदित्य 2 मिनट वेट करो बेटा, उसने बोला कि सर को तो भाई किसी तरीके से गलत प्रूव करना है, सर ने तो बोला एक्स वैल्यू आएगी। मैं यूज कर रहा था लाइट, व्हाइट लाइट, उसने यूज कर ली रेड लाइट, उसके आंसर में फर्क आ गया। क्यों फर्क आया? क्योंकि मैंने तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि रेशियो कब कांस्टेंट रहेगी, जब आप Given color. specific For a color. given color. तो आप सेम कलर की लाइट जब यूज करोगे, अगर आपने रेड कलर की रेशियो पहले निकाली है तो अभी भी रेड कलर से ही रेशियो निकालो। अगर आपने पहले ग्रीन कलर की लाइट की रेशियो निकाली है तो अभी भी ग्रीन कलर की लाइट की रेशियो निकालो, वो सेम रहेगी। मैंने कभी नहीं बोला कि रेड कलर की लाइट की रेशियो ग्रीन कलर की लाइट की रेशियो में चेंज नहीं आएगा। आगे जाके आप पढ़ोगे ये जो अलग अलग कलर की लाइट्स होती है ना, इनकी खुद की वेवलेंथ अलग अलग होती है। आपको दूर से, सबसे दूर से कौन सा कलर सबसे जल्दी नजर आता है बताओ? Red. रेड। पता है इसका रीजन पता है? क्योंकि रेड Sir, it कलर, travels fastest. यस, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए सारे डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं। आपको जो आपकी जो वो जो होती है, जो कौन क्या बोलते हैं उसको, रेड लाइट, Danger sign. डेंजर साइन हो गया, या रेड लाइट, रेड, ग्रीन, येलो, ट्रैफिक लाइट्स। येलो को सबसे नीचे रखा गया है, रेड सबसे ब्राइटेस्ट होती है, उसके बाद ग्रीन होती है और उसके बाद येलो होती है। ये इसलिए ऐसे रखा गया है इन सबको ताकि ये 3 कलर ऐसे हैं जो हमें दूर से नजर आ जाए। ग्रीन जो होता है हमें पता लग जाएगा कि भैया हमें चलना है, येलो हमें पता लग जाएगा हमें अलर्ट हो जाना है, मतलब रेड लाइट होने वाली है या ग्रीन लाइट होने वाली है, और रेड तो हमें बताती है भैया रुक जाओ खतरा है। ठीक है, तो कलर से भी स्पीड ऑफ द लाइट का चेंज आता है। तो आज आपने क्या सीखा? लास्ट लॉज ऑफ Refraction. रिफ्रैक्शन। Snell's law. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किस नाम से जानते हो? Snell's Snell's law. Snell's law. Law. अब एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे जाते जाते फिर बोलोगे सर हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट निकला था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आगे जाके आपको बताऊंगा, तो आज जाते जाते बताता हुआ जाता हूं, ये जो कांस्टेंट निकलता ना उस मीडियम का, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उस मीडियम का एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, ये उस मीडियम का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव Refractive index. Index. ठीक है, ये हर मीडियम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट निकलता जाएगा। जैसे V/I की रेशियो एक कांस्टेंट आती थी, उसको हम क्या बोलते थे? Resistance. 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 तो ये भी तो कांस्टेंट ही बोलते थे हम, और ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये आज यहाँ तक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको पर स्टडी करने के लिए काफी टाइम चाहिए, तो यहाँ तक बेटा आप लोग कर लेना। वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो गई है, तो आप लोग हेल्प ऑफ वीडियो आप लोग नोट्स अपने कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चे, कुछ पूछना है रजत? बोलो बेटा।